और उसके बाद हम लोग देख रहे थे एटॉमिक साइज। जब हम लोग ग्रुप में जाते हैं टॉप टू बॉटम, तो एटॉमिक साइज क्या हो रहा था, उसमें इंक्रीज कर रहा था। या जो भी साइज हो, साइज क्या होगा, इंक्रीज करेगा। या आयनिक साइज रहे चाहे एटॉमिक साइज। पीरियड में जा रहे थे लेफ्ट टू राइट, उसमें क्या होता था, डिक्रीज करता था। और उसके अलावा हम लोग देखे थे आयोनिक रेडियस, केटायनिक रेडियस और एनायनिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस और केटायनिक रेडियस का हम लोग कंपेरिजन पढ़े हुए थे। और एटॉमिक रेडियस एंड एनायनिक रेडियस का भी हम लोग कंपेरिजन पढ़े हुए थे वहां पे। तो ये दोनों केस तुम्हें याद रखना, वहां पे क्वेश्चन करते हैं उस पर बेस्ड हम लोग। इसमें एक और सब टॉपिक है, यहाँ पे है साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। न्यूट्रिएंट डालो इसमें, साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मीनिंग क्या आ रहा है, समझ पा रहे हो? आइसो मतलब सेम, और इलेक्ट्रॉनिक सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। उस केस में साइज कैसे कंपेयर करेंगे, देखते हैं एग्जांपल से हम लोग। देखिए N3 माइनस हो, O2 माइनस, F माइनस, Na प्लस, Mg+2, L3 प्लस। अब यहाँ पे साइज कंपेयर करना है, तो साइज जब कंपेयर करें तो सबसे पहले देखना है N3 माइनस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है। हम लोग का पेपर डिस्कस नहीं हुआ है अभी, सर। फिर देख लेते हैं। एक मिनट, इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं आधे घंटे में, उसके बाद हम लोग पेपर भी डिस्कस कर लेंगे। जैसे पेपर का तो विद सॉल्यूशन तुम लोगों को ग्रुप पे सेंड किया गया होगा, सर तो ठीक है। फिर भी अगर डाउट है तो हम लोग देख लेते हैं पेपर का भी। इसको पहले देख लें, आधे घंटे में इसमें हम लोग कर पाएंगे। साइज वाला जो टॉपिक है खत्म हो जाएगा। N3 माइनस, N3 माइनस में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना आ रहा है? 4 N3 माइनस, 10 इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, तो 7 नाइट्रोजन का टोटल इलेक्ट्रॉन और 3 आकर के ऐड हुआ, दैट मीन्स 10। O2 माइनस में कितना इलेक्ट्रॉन? 10। F माइनस में भी क्या रहेगा? 10। अब Na प्लस आ गया, सोडियम का 11, एक इलेक्ट्रॉन इसका बाहर जा रहा है, दैट मीन्स 10। यहाँ भी 10, और इसमें भी एल्यूमिनियम के पास भी क्या रहेगा? 10। यहाँ पे जो हेडिंग यही था, साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब में सेम आ रहा है यहाँ पे। क्लियर है? अब सोचना है कि इसमें साइज कैसे देखना है। यहाँ पे इसमें अगर साइज की बात करें यहाँ पे, अब देखोगे लॉजिक यहाँ पे कि N3 माइनस की बात करें हम लोग, तो अगर हम लोग N3 माइनस के लिए ड्रॉ करते हैं हम लोग स्ट्रक्चर, ये तो न्यूक्लियस आ गया N3 माइनस में, और एक हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं Al3 प्लस का। तो ये भी काफी लॉजिकल पार्ट है, इसमें समझना रहेगा, यहाँ पे कुछ भी रटना नहीं है इस केस में भी। अब देखो यहाँ पे अगर ये N3 माइनस के लिए आ रहा है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा यहाँ पे? 7। प्रोटॉन तो चेंज नहीं हो रहा है, और अलग अलग ऑर्बिट में 10 इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पे तुम्हारा। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या आ रहा है एल्यूमिनियम में? 13। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा तुम्हारा अलग अलग ऑर्बिट में? 10 इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ पे सोचना है तो मैं किसी दो के बीच में कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे N3 माइनस और L3 प्लस, यहाँ पे 7 प्रोटॉन मिलकर 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, और सेकंड केस में 13 प्रोटॉन मिलकर 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है यहाँ पे। तो अट्रैक्शन किस केस में ज्यादा होगा यहाँ पे? सेकंड केस। सेकंड केस। क्यों सेकंड केस? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन तो सेम है, बट इसमें न्यूक्लियर चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज है, नंबर ऑफ प्रोटॉन वो बहुत ज्यादा है, 13। दैट मीन इसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा। और अट्रैक्शन ज्यादा बोलने का मतलब क्या है? इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को ही क्या बोलते हैं हम लोग? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सेकंड वाले केस में ज्यादा है, दैट मीन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इस केस में ज्यादा होगा।
और अट्रैक्शन अगर ज्यादा है तो साइज क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा यहाँ पे। क्लियर है? तो L3+ का साइज स्मॉल होगा एज कंपेयर टू N3-। एक O2- में भी कंपेयर करके मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे। मान लेते हैं कि O2- के लिए अगर सोचा जाता, O2- में भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा उसमें 8, ये 10 इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट में रहता वो, और इसमें 8 प्रोटॉन। अब इस दोनों में अगर कंपेयर करो यहाँ पे N3- और O2- के लिए हम लोग ये लिख रहे हैं, इस दोनों में देखना कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें ज्यादा होगा, ऑक्सीजन के केस में या नाइट्रोजन के केस में। So ऑक्सीजन के केस में। ऑक्सीजन के केस में। ऑक्सीजन। सही हाँ है सुनिए। क्यों ऑक्सीजन के केस में? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो सेम ही है बट इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होने से इसका अट्रैक्शन, ये ज्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा इस इलेक्ट्रॉन को, और अट्रैक्शन ज्यादा है नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होने से, दैट मीन्स साइज क्या होगा तुम्हारा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वहां पे। इसमें जो सबसे ज्यादा साइज रहता है यहाँ पे वो किसका होगा, N3-। N3- इस टाइप से लिखो या जैसे भी लिखो, इसमें N3-, O2-, देन F-, Na+, Mg+2, और फिर लास्ट में Al3+। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो सेम है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते जा रहा है, दैट मीन्स उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, वो भी बढ़ते चला जाएगा वहां पर। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स साइज तुम्हारा क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करता है वहां पर। इसको तो लिखो इस साइड में, इसको भी ड्रॉ कर लो, जो कि तुम प्रॉपरली सोच पाओ कि कैसे एक्सप्लेन किया गया यहाँ पे। एग्जाम्पल और भी देखते हैं यहाँ पे हम लोग। Ca+2, K+, Cl-, H2-, P3-। इसको नोट करो, इसमें ऑर्डर बताना है किसमें क्या रहेगा साइज का ऑर्डर। अब क्वेश्चन में तुम्हें लिखा नहीं रहेगा कि आइसो इलेक्ट्रॉन का केस है, तुम्हें खुद समझना पड़ेगा वहां पे। इस सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, देखो सेम आ रहा है नहीं आ रहा। सर अपोजिट लाइन में आ जाएगा। सही है बिल्कुल, तो वो क्या जाता है, अपोजिट लाइन में आ जाता है। P3-। तो जैसे ये क्वेश्चन आता है तुम्हें खुद से सोचना पड़ेगा वहां पे कि आइसो इलेक्ट्रॉन्स का केस तो नहीं है। इसमें फास्फोरस का 15 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, दैट मीन्स 18। इसमें भी 16+2 18। फ्लोरीन का 17, एटॉमिक नंबर उतना ही क्या रहेगा इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, दैट मीन्स 18। पोटासियम का एक इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है, दैट मीन्स 18, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है, 18। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब में सेम है, दैट मीन्स ये भी आइसो इलेक्ट्रॉन्स का केस है। अब यहाँ पे क्या देखेंगे हम लोग, एक लॉजिक भी देख सकते हैं। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम और नंबर ऑफ प्रोटॉन सबसे ज्यादा किसमें है, कैल्शियम में, और जितना ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उसका साइज उतना ही स्मॉल होता है। दैट मीन्स सबसे ज्यादा किसका रहेगा, P-3, देन H2-, देन Cl-, देन K+, देन Ca2+। क्लियर है यहाँ पे है। इसका रीजन क्या है, रीजन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ऑर्डर तो याद रखना ही है। रीजन ये है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने से और नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर इंक्रीज कर रहा है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो ज्यादा होता है, दैट मीन्स साइज कॉन्ट्रैक्ट करता है वहां पर। या इसको हम लोग कंक्लूड भी कर सकते हैं यहाँ पे कि साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक, साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। जिसका एटॉमिक नंबर कम है उसी का साइज ज्यादा है यहाँ पे। एटॉमिक नंबर जेड, सिर्फ याद रखने के लिए ये रिलेशन याद रख लोगे यहाँ पे, बट ये किसके लिए अप्लीकेबल है, ओनली यहाँ पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज।
तो यहाँ पर भी फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कम है, देन इसका साइज ज्यादा आ रहा था। ऊपर वाले एग्जांपल में भी नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कम है तो उसका साइज ज्यादा आ रहा था यहाँ पे। तो एक बस ये रिलेशन यहाँ पे है, इसी के बेसिस पे मैंने यहाँ पे निकाल लिया। एक पॉइंट खुद से लिख भी लोगे, यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। जैसे जैसे यहाँ पे हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं यहाँ पे एल्यूमिनियम में, तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो अट्रैक्शन है वो एल्यूमिनियम में, दैट मीन उसका साइज स्मॉल है। तो इंपॉर्टेंट रीजन क्या है इसका, जेड इफेक्टिव। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज करने से। कर ली, यहाँ तक कॉपी कर ली सब लोग? यस सर। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें कुछ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हम लोग जो भी हम लोग पीछे पढ़ा रखे हैं उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन। फर्स्ट है इसमें तुम्हारा आयोडीन है, आई माइनस आई प्लस। सेकंड एग्जांपल, इसमें तुम्हें ऑर्डर बताना है किसका साइज ज्यादा रहेगा, साइज का ऑर्डर क्या होगा। Fe+2 Fe+3। Cr+2 Cr+3 Cr+4 Cr+6। इस चारों में ऑर्डर बताना है यहाँ पे क्या रहेगा। फोर्थ में Na+, K+, Rb+, Cs+। नेक्स्ट है इसमें O2-, H2-, Ac2-, Te2-। नेक्स्ट है इसमें O2-, क्लास में किए भी होंगे O-, O। नेक्स्ट है इसमें LiNaKCa। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, नियॉन। नेक्स्ट है इसमें यहाँ पे Li+, Mg+2, Al3+, K+। नेक्स्ट है इसमें Ca, Mg, फास्फोरस, क्लोरीन। देखो इसमें जो भी सोच रहे हो, 2 मिनट का टाइम, इसको पहले सोच लो जो भी तुम कर पा रहे हो। उसके बाद फिर मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से। सबका ऑर्डर बताना है यहाँ पे, साइज का ऑर्डर। सर चैट बॉक्स में टाइप किया है। एक मिनट। नेगेटिव, न्यूट्रल, पॉजिटिव,
सही है। तो बाकी लोग ट्राई कर लो चैट बॉक्स में, बताने की जरूरत नहीं, बस चेक करते जाओगे क्या रहेगा उसमें वहाँ पे। ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद होता है, कुछ पे पावर लगाओगे तो उसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे आता है सिंपली अपने नोटबुक में इसको लिखो सबका ऑर्डर, और जो भी मैं बताऊंगा यहाँ पे फिर वो चेक करते जाना है। सब क्वेश्चन के पीछे जो लॉजिक है हम लोग क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं पिछले लेक्चर में ही। तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तुम लोग कुछ सोच लिए होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सेम एटम पे जो आयोडीन आ रहा है, तो सेम एटम पे ये न्यूट्रल एटम है, ये नेगेटिवली चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज। मैंने पिछले क्लास में पढ़ा था कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल एटम में कंपेरिजन। तो सबसे ज्यादा जो रहेगा वहां पे आई और आई माइनस की बात करें, तो अगर एनायन है, एनायन का साइज क्या होता है, ज्यादा रहेगा वहां पे। तो सबसे ज्यादा क्या आ जाता है यहाँ पे, आई माइनस, देन आई, और लास्ट में फिर क्या रहेगा, आई प्लस। क्लियर है ये लॉजिक? हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हुए थे कि एनायनिक और न्यूट्रल एटम में कंपेरिजन, तो एनायनिक का ज्यादा था, आर माइनस का ज्यादा आ रहा था आर से, और आर प्लस का कम था। तो वही सेम लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करना है। सेकंड क्वेश्चन में एफ ई प्लस और एफ ई प्लस 3। अब देखना कि पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करने से उसका जो साइज होता है, तो साइज का रिलेशन पॉजिटिव चार्ज के साथ क्या आ रहा था, डिक्रीज होता है इनवर्स। इनवर्सली। डिक्रीज। तो डायरेक्टली या इनवर्सली में सोचना था, तो वो क्या था, इनवर्सली। और उसका लॉजिक अलग है कि पॉजिटिव चार्ज होने से मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, जिसका ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर जा चुका है। इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि प्रोटॉन तो दोनों में सेम है बट इसमें इलेक्ट्रॉन कम है, इसका जो अट्रैक्शन होगा, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वो ज्यादा होगा। और अट्रैक्शन ज्यादा का मतलब साइज कॉन्ट्रैक्ट होना, तो साइज क्या हो जाता है, इसका कम हो जाएगा यहाँ पे। Fe+2 का ही साइज ज्यादा रहेगा। सेम लॉजिक थर्ड क्वेश्चन में, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना उसका साइज कम होगा। तो सबसे ज्यादा क्या रहता, +2 +3 +4 +6। क्लियर यहाँ पे है? फोर्थ क्वेश्चन में, यस सर। ठीक है, Na+1 K+ Rb+ CS+। अब यहाँ पे देखना है कि सब पे +1 चार्ज है, बट ये सब एक ग्रुप का एलिमेंट है, ग्रुप 1 का। ग्रुप 1 में कौन कौन सा एलिमेंट था, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम। ये ग्रुप 1 का आ रहा है। और ग्रुप, किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज क्या होता है, इंक्रीज करेगा, Increases. साइज इंक्रीज है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज सब पे सेम है, तो वो तो चार्ज वाला फैक्टर तो सेम आ गया। तो यहाँ पे सिंपली देखना था कि ग्रुप का एलिमेंट है, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, साइज क्या होगा, इसका इंक्रीज करेगा। दैट मीन CS+ का सबसे ज्यादा, देन Rb+, देन K+, देन Na+। तो साइज का ऑर्डर ये आ जाता है यहाँ पे, CS+ का सबसे ज्यादा। सिमिलरली 5 क्वेश्चन की बात करते हैं इसमें, फिफ्थ में O2 माइनस H2 माइनस Ac2 माइनस Te2 माइनस, इसमें सबसे ज्यादा किसका रहेगा साइज, T2 minus. T2 माइनस। सही है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, ये भी एक ग्रुप का एलिमेंट है, ग्रुप 16 का। जब इसमें भी टॉप टू बॉटम जाएंगे, ये क्या होगा, इसमें साइज इंक्रीज करेगा इस टाइप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है O2 माइनस O माइनस और O, इसमें साइज सबसे ज्यादा किसका, O2 ऑक्सीजन minus. का। नहीं, ऑक्सीजन का नहीं, O2 माइनस का। O2 minus. क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा, तो रिलेशन क्या था, नेगेटिव चार्ज के साथ साइज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और लॉजिक सोचना भी है यहाँ पे कि ऑप्शन पे 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या होता है, 8 प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 हो जा रहा है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर रहा है, प्रोटॉन सेम आ रहा है। दैट मीन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वहां पे कम हो रहा है, अट्रैक्शन कम होगा।
दैट मीन साइज इसी का ज्यादा रहेगा यहाँ पे। ऑर्डर क्या जाता है, O2 माइनस देन O माइनस देन O। तो नेगेटिव चार्ज के साथ रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और पॉजिटिव चार्ज के साथ रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये तो लॉजिक था, पिछले क्लास में लोगों ने क्लियरली लिख रखा है। सेवंथ में ऑर्डर क्या रहेगा, कौन बताओगे? ये पहले आएगा, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद सोडियम, फिर लिथियम। सही है यहाँ पे। तो इसमें यहाँ पे देखना था कि पोटासियम और कैल्शियम, तो पोटासियम और कैल्शियम ये क्या रहा है, एक पीरियड का एलिमेंट है। और जब एक पीरियड के एलिमेंट में लेफ्ट टू राइट जा रहा है, देखोगे पीरियड टेबल, उसमें कैल्शियम, डिक्रीज। ये पोटासियम कैल्शियम, तो साइज क्या होता है, डिक्रीज। तो पोटासियम और कैल्शियम में पहले कंपेयर करें तो कैल्शियम का साइज कम होगा एज कंपेयर टू पोटासियम, तो सबसे ज्यादा पोटासियम देन कैल्शियम। अब सोडियम और लिथियम का कम क्यों, क्योंकि ये फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है, इसमें नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा होगा, और सोडियम और पोटासियम में नंबर ऑफ सेल्स ही कम है। इसमें 30 सेल है, इसमें 4 सेल आ रहा था, और इसमें 2 ही सेल है लिथियम में। तो फिर क्या आ जाएगा, सोडियम और लास्ट में लिथियम। क्लियर है यहाँ पे है। तो पोटासियम कैल्शियम में पोटासियम का साइज ज्यादा, क्योंकि एक पीरियड का एलिमेंट है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज डिक्रीज करता है। 8th में क्या आएगा, सबसे ज्यादा साइज किसका होगा? नियॉन का। नियॉन। नियॉन देन फ्लोरीन और क्लोरीन, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन। क्लास में हम लोग कर रखे हैं, देखो पीछे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। हम पीछे किए हुए थे, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, और ये नियॉन। तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होता है, डिक्रीज करता है अप टू फ्लोरीन। नियॉन का तो सबसे ज्यादा है, क्योंकि वो इनर्ट गैस है, वेंडर वाल रेडियस देखते हैं। तो नियॉन के बाद किसका आएगा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। अब करेक्ट है, सोच पा रहे हो यहाँ पे कैसे सोचना है। तो ये भी एक पीरियड का एलिमेंट था, और जब पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज डिक्रीज करता है ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, बट डिक्रीज कहाँ तक करेगा, अप टू फ्लोरीन। अप टू फ्लोरीन डिक्रीज का दैट मींस नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन। और नियॉन तो इनर्ट गैस है, इसका तो सबसे ज्यादा। क्लियर है? तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। नाइन्थ में मैंने पहले से स्टार लगाया हुआ है, तो एक स्पेशल क्वेश्चन है, देखना है ध्यान से। तो सबसे पहले अगर देखोगे यहाँ पे के प्लस, के में नंबर ऑफ सेल्स सबसे ज्यादा के प्लस में, इसमें जो साइज रहता है यहाँ पे सबसे ज्यादा के प्लस का। अब यहाँ पे देखना है कि तुम्हारा जो ऑर्डर आ रहा होगा उसमें, अब पहले हम लोग अगर इस दोनों में कंपेयर कर लें, Mg+2 और Al3+, इस दोनों में साइज किसका ज्यादा, Mg+2 और Al3+ में? सर Mg+2। Mg+. वो कैसे सोचा हमने Mg+2 और Al3+ में, तो मैंने यहाँ पे कर रखा है आइसोइलेक्ट्रॉनिक से Mg+2 और Al3+, और जब आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होगा तो Mg+2 का साइज ज्यादा है। क्लियर है यहाँ पे? नेक्स्ट है इसमें, अब यहाँ पे सोचना कि Mg+2 का, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर Li+ और Mg+2, एक ही यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि Li+ और Mg+2 में साइज किसका ज्यादा होगा यहाँ पे। इस केस में अगर चेक करता है यहाँ पे, ध्यान से देखोगे इसमें, Mg+2. देखते हैं, एक मिनट वेट करो। इसमें अगर आ रहा है यहाँ पे Li आ रहा है, यहाँ पे इस टाइप से कुछ भी आ रहा हो Li+ के लिए, और Mg+2 के लिए अगर चेक करें यहाँ पे हम लोग, तो Mg में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, 12, इलेक्ट्रॉन कितना यहाँ पे है, अलग अलग ऑर्बिट में होगा यहाँ पे 10, और Li+ में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है तुम्हारा 3, और इलेक्ट्रॉन कितना हो गया यहाँ पे 2। अब इस केस में देखना यहाँ पे तुम्हारे, इसमें जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का रेशियो जो रहता है यहाँ पे, क्योंकि इसमें हम लोग डायरेक्टली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कंपेयर नहीं कर सकते हैं, बट इसका रेशियो देख सकते हैं यहाँ पे। इसमें जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का रेशियो है वो क्या रहा है तुम्हारा 3/2, 3 प्रोटॉन मिलकर 2 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है यहाँ पे। और इसमें जो तुम्हारा रेशियो आ रहा है Mg+2 में,
Mg+2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन कितना आ रहा है इसमें 12, और इलेक्ट्रॉन क्या आ रहा है यहाँ पे 10। ये वैल्यू कैलकुलेट करो यहाँ पे कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो रेशियो आ रहा है यहाँ पे वो किस केस में ज्यादा है यहाँ पे। ये क्या आ जाएगा तुम्हारा 1.5 आ जाता, और इसमें क्या रहेगा ये 12/10, ये क्या आ जाएगा 1.2। तो जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो रेशियो रहता है यहाँ पे, ये इस केस में ज्यादा है यहाँ पे ओवरऑल। यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों केस में ज्यादा है, इसमें भी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, और इसमें भी Mg+2 के केस में भी नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है। बट यहाँ पे कोई एक फिक्स नहीं है इसमें, कि हम लोग अभी तक जो क्वेश्चन आ रहा था उसमें कंपेयर कर रहे थे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन फिक्स था और इलेक्ट्रॉन वेरी करा रहे थे, या फिर इलेक्ट्रॉन फिक्स था और प्रोटॉन वेरी हो रहा था। यहाँ पे दोनों वेरी कर रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों केस में। ऐसे केस में फिर यहाँ पे हम लोगों को सोचना रहेगा कि रेशियो क्या है प्रोटॉन बाय इलेक्ट्रॉन का। इसमें 1.5 और इसमें 1.2 आ जाता है इस केस में यहाँ पे। अब इसमें जो अट्रैक्शन है यहाँ पे बेसिकली, यहाँ पे जो साइज रहता है तुम्हारा Li+, इसमें जो 1.5 है, ओवरऑल यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन जो रहता है इस केस में यहाँ पे ज्यादा, और इसमें ये रेशियो कम आ रहा है, तो ओवरऑल जो साइज रहता है तुम्हारा यहाँ पे Li+ का ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे जो रेशियो रहता है इस केस में 1.5 और ये 1.2 ही आ रहा है यहाँ पे। ये रेशियो जो ओवरऑल आता है Li+ Mg+2। देखो यहाँ पे मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। सिंपली अगर क्वेश्चन को सोचते हैं, इसमें लगेगा सर इसमें तो नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा है और इसमें नंबर ऑफ सेल्स कम है, सही है। बट ओवरऑल जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आता है इस केस में Mg+2 के केस में, वो क्या होता है, वो ज्यादा हो जाता है वहां पे, और ये Al3+। एक बार तुम लोग पेज प्लॉट करके देखो, वहां पे हम लोग पढ़े थे डायगोनल रिलेशनशिप। इसे पेज पलटो, वहां पे डायगोनल रिलेशनशिप ऐसा कुछ पढ़े होंगे वहां पे। तो उसमें मैंने वहां पे वैल्यू भी लिखा रखा था। अगर यही लिथियम और मैग्नीशियम में अगर पूछा जाता साइज, तो यहाँ पे मैग्नीशियम का ही साइज ज्यादा होता है न्यूट्रल में। बट जब चार्ज आ जाता है इस केस में +1 और इसमें +2 चार्ज, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें ज्यादा कम हो जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है यहाँ पे, और 2 इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इसका ज्यादा है, दैट मीन इसका साइज कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है यहाँ पे Mg+2 का। देख पा रहे हो तुम लोग डायगोनल रिलेशनशिप? बुकलेट में देखो, नोट किए होगे वहां पे, और वहां पे मैंने कुछ वैल्यू भी लिखा रखा होगा आई थिंक। डायगोनल रिलेशनशिप में Li+ का वैल्यू क्या आ रहा था और Mg+2 का डेटा जो था 0.76 MB. 0.76 एंगस्ट्रॉम, और इसका Mg+2 का कितना आ रहा था 72 angstrom. 0.72 एंगस्ट्रॉम। इस टाइप से तुम्हें याद रखना है यहाँ पे। एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे कि Li+ और Mg+2 नॉर्मली सोचो तो Mg+2 का ज्यादा होना चाहिए था, बट Li+ Mg का ज्यादा होता भी है जब न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल के लिए मैंने वैल्यू लिखाया होगा। बट जब चार्ज आ जाता है +1 इस पे +2, तो +2 चार्ज दैट मीन 2 इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है, इसका जो अट्रैक्शन होता है न्यूक्लियस के साथ वो ज्यादा इंक्रीज कर जाता है, और अट्रैक्शन इंक्रीज करने का मतलब साइज उसका स्मॉल हो जाना। तो इस टाइप से सोचना है कि स्पेशल एग्जाम्पल इसको याद रखोगे अलग से, क्योंकि डायरेक्टली अगर यहाँ पे याद नहीं रखो तो एग्जाम में सोचना थोड़ा मुश्किल होता है। और एक ये लास्ट को एग्जाम्पल ये बता सकते हो सब कोई, इसमें ऑर्डर क्या आ रहा है तुम्हारा? कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, क्लोरीन। कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, क्लोरीन, सही है बिल्कुल। क्योंकि मैग्नीशियम, फास्फोरस, क्लोरीन एक पीरियड का एलिमेंट है, और पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होता है, डिक्रीज करेगा। मैग्नीशियम का सबसे ज्यादा, फास्फोरस, क्लोरीन, और कैल्शियम का तो पीरियड नंबर ही ज्यादा है, दैट मीन्स नंबर ऑफ सेल्स कैल्शियम में ज्यादा होगा, इसका ज्यादा रहेगा यहाँ। ये जो चेंज हो रहा है, एक में +1 चार्ज एक में +2 चार्ज आ रहा है, जिसके चलते यहाँ पे ये वेरिएशन हो पा रहा है इस केस में।
चलो ठीक है, तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर आता है एटॉमिक साइज में, उसको आप सोच सकते हो यहाँ पे। ये एक एक्सेप्शनल केस टाइप से याद रखना है 9th वाले को, बाकी सब नॉर्मल क्वेश्चन था। तो ठीक है इसमें, अब ये तुम लोग नॉर्मल देख रहे थे, अब कुछ एक्सेप्शनल साइज वाला भी रहता है। लेकिन लोग बोलते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं या टॉप टू बॉटम जाते हैं ग्रुप में, तो साइज टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इंक्रीज करता है। बट कुछ एक्सेप्शंस वगैरह भी है यहाँ पे, तो नेक्स्ट हेडिंग डालोगे इसमें एक्सेप्शंस या सम एक्सेप्शंस इस टाइप से। एटॉमिक साइज में भी वो आता है वहां पे। कॉपी कर लिए सब लोग यहाँ तक? यस सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। तो यहाँ पे कोई भी कैलकुलेशन नहीं होता है, फिजिकल केमिस्ट्री मैथ्स फिजिक्स ये सब, बस यही कुछ ऑर्डर लॉजिकल पार्ट है। लॉजिक लगा पाओगे कि कैसे ये ऑर्डर आ रहा है, क्वेश्चन कर पाओगे फिर यहाँ। नेक्स्ट है इसमें रीडिंग ही डालोगे इसमें सम एक्सेप्शंस। फर्स्ट है इसमें, फर्स्ट पॉइंट, बोरन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। एक्चुअल में अगर देखोगे इसमें तो ये ग्रुप का एलिमेंट है। अगर पीरियड टेबल पास में तो वहां पे देख सकते हो कि ये ग्रुप 13 का एलिमेंट है, टॉप टू बॉटम। बोरन, एल्यूमिनियम, मैं इस टाइप से लिख रहा हूँ, बट एक्चुअल में ये क्या है, बोरन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, एक ग्रुप का एलिमेंट है। जब टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज क्या होता है इसमें, इंक्रीज करता है। तो सबसे ज्यादा साइज किसका होना चाहिए यहाँ पे, थैलियम, क्योंकि होता भी है। थैलियम, इंडियम, यहाँ तक तो ठीक है। अब जो यहाँ पे साइज आता है, तो जो गैलियम है तुम्हारा, गैलियम का साइज, एल्यूमिनियम, देन गैलियम, और लास्ट में बोरन। यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ जाता है। देखते हैं रीजन क्या है इसका यहाँ पे। बट नॉर्मल जो ट्रेंड था, एक्सेप्शन बोलने का मतलब क्या है, जो नॉर्मल ट्रेंड है अपना उससे डिफर कर रहा है वो। तो क्यों डिफर का, तो उसका लॉजिक देखते हैं अभी रीजन। बट यहाँ पे थैलियम, इंडियम, एल्यूमिनियम, देन गैलियम, फिर बोरन। यहाँ पे ये ऑर्डर भी याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, कई बार पूछा गया है, मेन से एडवांस में पूछते रहता है इस टाइप का एक्सेप्शन वाला क्वेश्चन यहाँ पे। अब इसमें देखना है इसका रीजन, या क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा जाता है कि साइज ऑफ एल्यूमिनियम ऑलमोस्ट इक्वल टू गैलियम, उसका रीजन क्या है, या एल्यूमिनियम का स्लाइटली ज्यादा होता है गैलियम से। इसका जो रीजन है एल्यूमिनियम का स्लाइटली ज्यादा होता है गैलियम से, या इक्वल आ जाता है ऑलमोस्ट, उसका रीजन होता है यहाँ पे डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। देखते हैं इसको, समझते हैं एक्चुअल में क्या है डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। अब देखो डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है यहाँ पे, इसको हम लोग समझे। यहाँ पे एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लो, और गैलियम का भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेना यहाँ पे। ये क्या आता है तुम्हारा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, और इसमें फिर क्या आ जाए गैलियम में, आर्गन से स्टार्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। गैलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 31। 31। सही है। ये कुछ एटॉमिक नंबर वगैरह तुम्हें याद रखना पड़ेगा, तभी फिर कॉन्फ़िगरेशन लिख पाओगे। आर्गन 4s2, ये एक पैटर्न पे लिखने के लिए हम लोग ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे 3d10, 4s2, 4p1। बट मैंने कई बार बताया कि इसका मतलब ये नहीं कि अगर ऐसे में लिख रहा हूँ तो 3d में इलेक्ट्रॉन पहले जा रहा है, इलेक्ट्रॉन पहले किस में जा रहा है, 4s देन 3d। बट एक पैटर्न पे लिखने के लिए मैं इस टाइप से लिख रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होगा इस केस में,
ये 3s2 3p1 और ये 4s2 4p1। यहाँ पे डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन जो हम लोग वर्ड यूज कर रहे हैं, इसका भी स्टेटमेंट लिख लोगे कि डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 3d इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे तीन स्टेटमेंट साथ में याद रखना है, समझते भी हैं इसको कि एल्युमिनियम का साइज ग्रेटर होता है गैलियम से, या फिर ऑलमोस्ट इक्वल आ जाता है। तो इसका रीजन क्या है? डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन का स्टेटमेंट क्या होता है? पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 3d इलेक्ट्रॉन। और इसका जो मीनिंग है पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 3d इलेक्ट्रॉन का, उसको यहाँ से देखना है। इसमें क्या हो रहा था, वो जानते हैं वैसे भी हैं कि जो 3d में इलेक्ट्रॉन होता है, जो डी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन होता है, वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को प्रॉपर शील्ड नहीं कर पाता है। क्यों प्रॉपर शील्ड नहीं करता यहाँ पे डी का इलेक्ट्रॉन? स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सही है, बिल्कुल। तो वहां पे जो याद रखना है कि डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो स्कैटर्ड फॉर्म में है, बिखरा हुआ सा रहता है वहां पे। और जब स्कैटर्ड फॉर्म में रहता है डी का इलेक्ट्रॉन, तो ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आ रहा है यहाँ पे, उसको प्रॉपरली शील्ड नहीं कर पाता है। और शील्ड नहीं कर पा रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज कर गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें 31 आ गया। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज कर गया है, और जितना शील्ड करना चाहिए था उतना शील्ड नहीं कर पा रहा है। इसी को हम लोग क्या लिख रहे हैं? प्रॉपर ये पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 3d इलेक्ट्रॉन। और जब पुअर शील्डिंग रहता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को प्रॉपर शील्ड नहीं कर पाता है, दैट मीन्स इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन है गैलियम के न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। और इतना ज्यादा अट्रैक्शन इंक्रीज कर जाता है तो उसका साइज एल्युमिनियम से भी स्मॉल हो जा रहा है। क्लियर है यहाँ पे लॉजिक? ये जो पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 3d इलेक्ट्रॉन का मीनिंग है कि डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो स्कैटर्ड फॉर्म में रहता है अराउंड न्यूक्लियस, और जब स्कैटर्ड फॉर्म में तो प्रॉपर शील्ड नहीं कर पाता है। इसी को हम लोग क्या लिख रहे हैं? पुअर शील्डिंग। तो वहाँ पे क्या होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। दैट मीन्स डी ऑर्बिटल यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है बेसिकली, क्योंकि वो प्रॉपर शील्ड नहीं कर पाता है वहाँ पे। जब इसका अट्रैक्शन इसके साथ होगा गैलियम के न्यूक्लियस के साथ, ये भी जब अट्रैक्शन ज्यादा होती है कॉन्ट्रैक्ट करता है यहाँ पे ओवरऑल डी ऑर्बिटल। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका पूरा ऑर्डर भी याद रखना है। तो ऑर्डर में यहाँ पे जो चेंज हो रहा है उसका रीजन क्या है वो भी याद रखना है, डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। और इसका स्टेटमेंट क्या है? पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 3d इलेक्ट्रॉन, जो कि यहाँ पे हम एग्जाम्पल से देख भी पा रहे हैं। कॉपी करो इसको, फिर आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे। कर ले, कॉपी कर लिया यहाँ तक सब लोग? ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई Yes, बार sir. पूछा गया है। तो नेक्स्ट एक्सेप्शन है इसमें, यहाँ पे सेकंड पॉइंट इसमें। मैं नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ यहाँ पे। सर एक डाउट। हाँ बताओ। सर जो गैलियम है वो मेटलॉइड है सर, तो स्कैटरिंग इफेक्ट की वजह से वो मेटलॉइड बना। नहीं, यहाँ पे जो गैलियम आ रहा है मेटलाइट, इसका अलग प्रॉपर्टीज है वहाँ पे। ऐसा नहीं कि ये जो प्रॉपर्टीज यहाँ पे आ रहा है पुअर शील्डिंग इफेक्ट आ रहा है इसके कारण, जो मेटलॉइड होता है उसका अलग प्रॉपर्टीज है वहाँ पे। अब गैलियम देखोगे यहाँ पे, गैलियम दो दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। गैलियम कौन कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है? +1 एंड +3। +1 एंड +3 ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो गैलियम इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण दो दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +1 +3। तो अब ये जो मेटलॉइड्स या मेटल है उसके अलग प्रॉपर्टीज देखा गया यहाँ पे, इसके कारण इसका साइज के साथ या इस डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन शील्डिंग पुअर शील्डिंग इसके साथ उसका वैसा कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पे। ये जो मेटलॉइड्स है, दैट मीन्स यहाँ पे ये बोल सकते हो
ये कि नॉर्मली जो मेटल होता है इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर जा पाता है, इसमें यहाँ पे जो 3d10 है, इसका पुअर लिंक, इसका जो अट्रैक्शन होता है न्यूक्लियस के साथ इस आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन का, ये बहुत ज्यादा हो जाता है यहाँ पे। बट फिर भी एक इलेक्ट्रॉन जो 4p है, ये तो एक इलेक्ट्रॉन तो इजीली बाहर चला जाता है, तो मेनली 4s2 का जो इलेक्ट्रॉन वो ज्यादा अट्रैक्टेड होता है गैलियम न्यूक्लियस के साथ। बहुत ज्यादा इसका कुछ रिलेशन नहीं है, बट ये सोच सकते हो कि ये तीनों इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर नहीं जा पाता है, लेट मी से उस कैटेगरी में आ जाता है मेटलॉइड्स में। बाकी बहुत ज्यादा इसका उसके साथ रिलेशन नहीं रहता है वहां पे। नेक्स्ट है इसमें सेकंड केस। नेक्स्ट इसमें साइज ऑफ जिरकोनियम ऑलमोस्ट इक्वल टू साइज ऑफ ऑफनियम। जेड आर क्या है? जिरकोनियम। आर का मतलब क्या है? रेडियस। एटॉमिक रेडियस ऑफ जिरकोनियम ऑलमोस्ट इक्वल टू हॉफनियम। दोनों का एटॉमिक नंबर क्या होता है जिरकोनियम और हॉफनियम का? 72 hafnium. 72 हॉफनियम। जिरकोनियम का 40। देखो पीरियोडिक टेबल अगर सामने है तो पीरियोडिक टेबल को देख सकते हो। पीरियोडिक टेबल का बुकलेट सबको मिल गया है, तो पीरियोडिक टेबल अगर सामने है तो वहां पे देखोगे, वहां पे जो जिरकोनियम और हॉफनियम आ रहा है तुम्हारा वहां पे, वो म्यूट करके रखो, कुछ वॉइस आ रहा है सराउंडिंग से, म्यूट करके रखना है। ये क्या होगा? जिरकोनियम और हॉफनियम दोनों का जब कन्फिग्रेशन लिखोगे इसमें, तो मैं इसका पहले रीजन देखे तो कन्फिग्रेशन देखते हैं यहाँ पे। तो जो जिरकोनियम और हॉफनियम का जो साइज होता है इक्वल, लेकिन होना क्या चाहिए इसमें, जिरकोनियम के जस्ट नीचे हॉफनियम है, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, तो साइज किसका ज्यादा होना चाहिए था? हॉफनियम का। बट यहाँ पे साइज दोनों का इक्वल आ जाता है। इसका जो रीजन होता है यहाँ पे है ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है यहाँ पे है, तो वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ very poor shading effect of shading effect of 4f इलेक्ट्रॉन। तो साइज ऑफ जिरकोनियम ऑलमोस्ट इक्वल टू हॉफनियम, ये इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं यहाँ पे। चलो देखते हैं कन्फिग्रेशन इसका, फिर लोग समझते हैं और भी डिटेल में इसको। तो जिरकोनियम का एटॉमिक नंबर 40, कन्फिग्रेशन लिखो तो क्या आएगा यहाँ पे? क्रिप्टन लिख लो सीधा यहाँ पे, क्रिप्टन 5s2, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा यहाँ पे? सॉरी, क्रिप्टन में तो क्रिप्टन अगर लिखोगे 36, तो 36 उसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन और जाना है यहाँ पे। इसमें क्या आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पे? 4s2 4p6 कंप्लीट है। तो 5s2 5p नहीं, 4p के बाद 4p का इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? सोच के बताओ, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े होगे तुम लोग। 4p के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? सर 3D में जाएगा। 4s के बाद 3d में, 4p के बाद किस में जाएगा? नहीं पढ़ाइए, 5s वो क्या रहेगा? 5s। ये तुम्हें सोचना पड़ेगा कि 1s ऐसा तुम्हें पढ़ाया गया होगा, 2s 2p, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f। फिर क्या रहता है इसमें यहाँ पे? 5s 5p 5d 5f 6s। पहले किस में जा रहा है? 1s में, 2s में, 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s। तो किस में जाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन? 5s में। 5s के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाना है? 4D 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 4d। तो क्या रहेगा वहां पे तुम्हारा? 4d।
ये तुम्हें बेसिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए यहाँ पे, ये चीजें एटॉमिक स्ट्रक्चर में कर चुके हो। अब ये क्या है, 5s2 4d10 क्लियर है यहाँ पे है। इसी तरीके से जब हॉफनियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो हॉफनियम का एटॉमिक नंबर 72, ये कहाँ से स्टार्ट करोगे, जेनॉन। 4f 14, ये कितना आ गया तुम्हारा, 54 + 14 68, और 68 आ गया, तब इसमें क्या रहेगा तुम्हारा 6s2, और 6s2 के बाद फिर क्या आ जाएगा तुम्हारा, दैट मीन 6s में पहले बेसिकली इलेक्ट्रॉन जाता वहां पे है 4f 14 6s2 एंड 5d2। बेसिकली इसमें इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है हम लोग इस बेसिस पे दिखा रहे हैं, बट 4f से भी पहले इलेक्ट्रॉन किस में ज्यादा 6s में, बट हम लोग इस टाइप से दिखा रहे हैं एक पैटर्न को लिखने के लिए। यहाँ पे ये आ रहा है, इसमें देखो तो इसमें 4f इलेक्ट्रॉन आ रहा है ऑफ्नियम में, 4f में भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और f ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसका जो, उसका भी क्या होता है, पुअर शील्डिंग, क्योंकि d से भी ज्यादा स्कैटर्ड फॉर्म में f का इलेक्ट्रॉन होता है, और f का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो और भी बिल्कुल भी शील्ड नहीं कर पाता, वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो इंक्रीज कर गया है, और जितना शील्ड करना चाहिए था f ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को उतना कर नहीं पाता यहाँ पे है। दैट मीन्स अट्रैक्शन क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगा इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का, और अगर अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा दैट मीन्स साइज क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, और साइज इतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है वो जिरकोनियम के बराबर आ जाता है उसका साइज, जबकि नंबर ऑफ सेल्स बहुत ज्यादा है इसमें, और नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा है दैट मीन्स इसका साइज ऑफ्नियम का ज्यादा होना चाहिए था, बट साइज फिर भी इक्वल आ जाता है। उसका रीजन है कि जो 4f का इलेक्ट्रॉन है उसका पुअर शील्डिंग होता है। पुअर शील्डिंग का मतलब क्या है, प्रॉपर शील्ड नहीं कर पाता है, बिकॉज ऑफ स्कैटर्ड फॉर्म में इसका इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पे। क्लियर है यहाँ पे है। तो जो जिरकोनियम का साइज ऑफ्नियम के इक्वल आ जाता है तो उसका रीजन क्या है, लेंथेनार्ड कॉन्ट्रैक्शन। और लेंथेनार्ड कॉन्ट्रैक्शन इसलिए हम लोग यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं लेंथ एंड वाइड। दैट मीन्स ऑफ्नियम का अगर देखोगे उसमें वहां पे तो तुम्हारा जो इसमें पूरा जो लेंथेनम सीरीज का आता है 4f सीरीज, तो 4f सीरीज क्या होता है यहाँ पे, उसी को लेंथेनाइड सीरीज बोलते हैं हम लोग। तो जो लेंथेनाइड सीरीज है वही 4f सीरीज है। तो 4f में इलेक्ट्रॉन जो होता है वो प्रॉपर शील्ड नहीं कर पाता, दैट मीन्स को क्या बोलते हैं हम लोग, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है यहाँ पे कि 4f सीरीज का जो इलेक्ट्रॉन है, 4f सीरीज में जो एलिमेंट है उसी को क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड सीरीज, और उसी का पुअर शील्डिंग होता है इसी के इलेक्ट्रॉन का, दैट मीन्स लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। एक ये भी क्वेश्चन कई बार आता है इसमें कि जिरकोनियम का साइज, या इवन इन जनरल ये भी बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ये क्या आ रहा था तुम्हारा 4d और ये 5d, तो 4d सीरीज इसको यहाँ पे कंक्लूजन के तौर पे ये भी लिख सकते हो, इसमें जो साइज होता है तुम्हारा यहाँ पे वो ऑलमोस्ट इक्वल ही रहता है, चाहे 4d सीरीज का कोई भी एलिमेंट्स आ रहा हो। 4d सीरीज का एलिमेंट्स का साइज ऑलमोस्ट इक्वल टू 5d सीरीज का एलिमेंट्स। ये तुम्हारा 4d सीरीज का एलिमेंट्स है और ये 5d सीरीज का एलिमेंट्स है। क्लियर है यहाँ पे है, किस तरीके से इसको सोचना है। जिस तरीके से क्वेश्चन और भी रहा था इसमें, इंडियम और थैलियम, तो साइज ऑफ इंडियम ऑलमोस्ट इक्वल टू हॉफनियम, सॉरी थैलियम। अब देखोगे पीरियोडिक टेबल तो इंडियम के जस्ट नीचे थैलियम रहता है, और इंडियम का एटॉमिक नंबर 49। 49, और थैलियम का फिर कितना आ जाएगा, 32 ऐड करोगे 81। 81। ये भी 4d सीरीज का और ये 5d सीरीज का आ रहा है यहाँ पे, मतलब ये बेसिकली डी का नहीं आ रहा है, ये अलग आ रहा है, बट अगर पीरियड देखोगे वहां पे है वही सेम रहता है उस केस में भी वो। तो इसी के जैसा इसको भी सोचना था, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ यहाँ पे है, बट जो साइज रहता है ऑलमोस्ट इक्वल आ जाता है यहाँ पे। बट ओवरऑल यहाँ पे जो थैलियम का साइज होता है, वो पीछे क्वेश्चन किए हुए भी थे, थैलियम का ज्यादा रह पाता है, बट ऑलमोस्ट इक्वल। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन
पूछा जाता है वहां पे, बट ओवरऑल थेलियम का ज्यादा रहता था। सो ठीक है कि हम लोग देख रहे थे यहाँ पे मेनली एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, बट यहाँ पे ओवरऑल इसको ये सिंबल भी यूज कर सकते हो यहाँ पे कि थेलियम का ही ओवरऑल साइज ज्यादा होता है यहाँ पे, और ये नीचे सिंबल। और ऐसा क्वेश्चन अगर, काउंट करने के लिए कौन सा- हाँ, इसका अगर रीजन पूछा जाए कि ये रीजन ऐसा क्यों होता है इक्वल, ऑलमोस्ट इक्वल आ जाता है इंडियम का, इसका भी रीजन क्या बताओगे? लेंथ एंड एड कॉन्ट्रैक्शन, सेम रीजन। हाँ, कुछ और डिफरेंट पूछ रहे थे, ऐसे क्वेश्चन बताओ। सर सर जो पिकोमीटर में काउंट करते हैं तो उसके लिए कौन सा डिवाइस यूज करते हैं? पिकोमीटर में जो काउंट करते हैं कौन सा डिवाइस यूज करते हैं? पता नहीं, सर से पूछना, सपने सर से। उसका जो कैलकुलेशन होता है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन क्या आता है वहां पे, उसमें कौन सा डिवाइस यूज करते हैं, मतलब एटम के मेजरमेंट के लिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर में सर बता पाए कौन सा डिवाइस यूज करते हैं। ऐसा कभी कुछ क्वेश्चन रहा था ना, बट भी तुम्हारा क्वेश्चन है, सर से एक बार पूछोगे उसमें कि एटम्स के मेजरमेंट के लिए जो पिकोमीटर में मेजर करते हैं या एंगस्ट्रम में मेजर करते हैं, तो कौन सा डिवाइस यूज करते हैं। मुझे अभी ध्यान नहीं है ऐसा कि कुछ, बाकी वो एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही मेजरमेंट वाला पार्ट रहता है, तो सर बता पाएंगे। चलो ठीक है, इसमें ये सेकंड पॉइंट था। एक लास्ट इसमें आ जाता, मैं यहीं पे लिख देता हूँ इसमें, थर्ड। अब इसमें अगर देखोगे, इसमें नो 3D सीरीज की अगर बात करता है यहाँ पे, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम। अब नितिन बता रहा हो स्पेक्ट्रोमीटर, मुझे ध्यान नहीं है। अब जो भी आंसर है या तो एक बार देखो, तुम लोग सर्च करो या फिर सर से पूछोगे कि एटम्स के मेजरमेंट के लिए उसमें पिकोमीटर में अगर मेजर कर रहे हो, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। अब इसमें यहाँ पे एक ही पीरियड का एलिमेंट है, सेमी पीरियड का एलिमेंट आ रहा है। लेफ्ट टू राइट अगर जाता है यहाँ पे हम लोग, तो साइज क्या होगा यहाँ पे? डिक्रीज। डिक्रीज। कॉन्ट्रैक्ट। मतलब साइज कॉन्ट्रैक्ट होगा, दैट मीन साइज डिक्रीज होगा। सही है। इसमें क्या होगा यहाँ पे? साइज डिक्रीज होगा, और साइज डिक्रीज करता भी है। बट एक्सेप्शंस वाले पार्ट में लिख रहे हैं, तो फर्स्ट एक्सेप्शन या सेकंड एक्सेप्शन या थर्ड, इसमें यहाँ पे देखोगे कि सबसे ज्यादा जो, मैं कुछ वैल्यू लिख देता हूँ पहले इसका यहाँ पे, उसके बाद फिर कंपेयर भी कर लेंगे। स्कैंडियम का जो डेटा रहता है यहाँ पे है, वो रहता है तुम्हारा पिकोमीटर में ही लेते हैं बेसिकली यहाँ पे 144 पिकोमीटर। टिटेनियम का जो रहता है यहाँ पे 132, वेनेडियम का 122, क्रोमियम का, ये डेटा याद रखने की जरूरत नहीं, बट एज ए रेफरेंस इसको मैं यहाँ पे 117, इसका भी 117, इसका भी डेटा है 117, पिकोमीटर में ले रहे हैं सबको 116। निकेल का जो रहता है इसमें 115। क्लियरली देख रहा हूँ कि यहाँ तक डिक्रीज ही कर रहा है साइज इसका। सबसे ज्यादा स्कैंडियम का 144, 132, 122, क्रोमियम का 117। बट ये कांस्टेंट भी हो रहा है यहाँ पे। क्रोमियम, मैग्नीज और एफी, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये कांस्टेंट हो रहा है, फिर डिक्रीज कर रहा है, फिर से डिक्रीज कर रहा है। अब कॉपर जो आता है यहाँ पे, ये अब ये इंक्रीज भी करता है यहाँ पर, और इसका वैल्यू फिर से 117। और जिंक का यहाँ पे और भी इंक्रीज कर जाता है यहाँ पे, और ये क्या होता है तुम्हारा 125। इसमें बहुत ज्यादा एक्सेप्शन आ रहा है यहाँ पे कि जब हम लोग स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, दैट मीन्स 3D सीरीज में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, इसमें क्या होता है यहाँ पे साइज डिक्रीज करता है जनरली, और डिक्रीज कर भी रहा है, बट कुछ कांस्टेंट भी आ रहा है, और लास्ट में ये इंक्रीज भी कर जाता है, ये दो एलिमेंट। इसका कुछ अलग से लॉजिक नहीं है, कांस्टेंट भी है, डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इसको एज ए एक्सेप्शन इसको याद रखना पड़ेगा तुम्हें। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक आध क्वेश्चन कहीं बुकलेट में आता है, एज ए रेफरेंस में लिखा दिया है यहाँ पे। डायरेक्टली कभी क्वेश्चन मेंस या एडवांस में यहाँ से नहीं आया हुआ, बट बुकलेट में एक आध क्वेश्चन यहाँ पे अगर दिया गया है, तो वहाँ पे देख सकते हो।
क्वेश्चन क्या रहेगा कि क्रोमियम Mn या Fe, इसका साइज ऑलमोस्ट इक्वल है यहाँ पे, ऑलमोस्ट अगर डेटा देखो तो इक्वल ही आ रहा है यहाँ पे। ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि इस 3D सीरीज में किस एलिमेंट्स का साइज इक्वल होता है, क्रोमियम Mn Fe, इसका अगर पूछा जाए यहाँ पे, ये इंक्रीज ही कर रहा है यहाँ पे लास्ट में, जिनका सबसे ज्यादा हो जाता है इस 3 4 में यहाँ पे, इवन वेनेडियम से भी ज्यादा वहां पे। बट थोड़ा सा ध्यान बस रखना है इसको, यहाँ ऐसा नहीं कि डेटा रट रहे हैं यहाँ पे, उसकी जरूरत नहीं है। ये मेनली 3 एक्सेप्शंस था, जिसमें कि फर्स्ट 2 एक्सेप्शन काफी इंपॉर्टेंट था, फर्स्ट एंड सेकेंड, डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन और लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन। और लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन का स्टेटमेंट, वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं पेपर का, और पेपर के बाद फिर टाइम मिलेगा तो हम लोग फिर सेक्शन वाइज भी कुछ डिस्कस कर पाएंगे। हाँ, कुछ डाउट है बताओ यहाँ पे। सर इसका साइज कैसे रहेगा? इसका साइज थर्ड वाले का यहाँ पे, इसका मैंने बताया, Yes, इसका sir. कुछ इसका कुछ वैसा स्पेसिफिक रीजन नहीं है, क्योंकि डिक्रीज भी कर रहा है, कांस्टेंट भी हो रहा है, फिर इंक्रीज भी कर रहा है कुछ, ये रैंडम हो रहा है यहाँ पे। इसका बस तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, मैंने डेटा लिखा दिया है, एक आध क्वेश्चन बुकलेट में कभी आता है, यहाँ पे सोच सकते हो कि ये कांस्टेंट है, इस तीनों का कांस्टेंट है, लास्ट में फिर इंक्रीज भी कर रहा है। यहाँ से सबसे ज्यादा साइज किसका, यहाँ पे जिंक का साइज सबसे ज्यादा है यहाँ पे, इसका ऐसा कुछ स्पेसिफिक रीजन नहीं रहता है यहाँ पे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं पेपर को। वो रहेगा तुम्हारा आयोनाइजेशन एनर्जी, जो कि तुम लोग पढ़े भी हुए कुछ 10th में। हम लोग नेक्स्ट क्लास में आयोनाइजेशन एनर्जी टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हाँ चलो बताओ तुम्हारा डाउट क्या है उसमें, पेपर में निकालो सब लोग पेपर, उसमें क्या क्या डाउट है। उसको पहले कॉपी कर लो यहाँ तक। एक मिनट में पेपर देख लेता हूँ, बताओ तुम लोग क्वेश्चन नंबर बताओ तब तक क्या है उसमें। मैंने बोला जनरली नहीं आता, आज तक कभी एग्जाम में आया नहीं है, मेन से एडवांस में, बट अपने बुकलेट में एक आध क्वेश्चन दिया गया, तो ये तुम्हें बस एज ए रेफरेंस और याद रह जाएगा तुम्हें। स्टार्टिंग में याद रखना है कि ये डिक्रीज करता है यहाँ तक, फिर ये कांस्टेंट हो जाता है यहाँ पे, और ऑलमोस्ट क्रोमियम से लेके कॉपर तक बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है साइज का। क्रोमियम से लेके कॉपर तक साइज ऑलमोस्ट इक्वल बोल सकते हैं, 115 1116 पिकोमीटर में बहुत ही कम आ रहा है यहाँ पे, और फिर जिंक का 125 ये ज्यादा रहता है। तो बस थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पे, डायरेक्टली क्वेश्चन कभी नहीं आता है। बुकलेट में एक दो क्वेश्चन है इसका, वो सॉल्व कर पाओ, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिखा दिया यहाँ पे है डेटा के साथ, तो ध्यान रखना है। हाँ बताओ पेपर का डाउट क्या है तुम लोगों का, वो बताओ। देखो सब लोग पेपर देखो, उसमें क्या क्या डाउट है पेपर में, क्वेश्चन नंबर 41, और बाकी लोग भी बताओ क्या डाउट है उसमें। पेपर का क्वेश्चन नंबर 41, 47, 45 भी है, चेक कर लेते हैं। मतलब बाकी लोग बताओ उसमें क्या आ रहा है।
43 भी है, 48, 49, 50। तो सॉल्यूशन के साथ दिया गया तो मैं है, उसके बाद भी इतना डाउट अगर आ रहा है, देखते हैं वहां पे 56, 57, 44 भी है। सारे क्वेश्चन यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिक के एग्जाम में थे सारे तो यहाँ पे आ ही रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो ठीक ठाक था, इसके क्वेश्चन कर सकते थे। तो देखते हैं यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 से स्टार्ट, 43, 44, 45, 46 भी था ही, 46 भी है, 47, 48, 49, 50। यहाँ पे अब तुम लोग कर सकते हो। देखते हैं ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था जो कि तुम लोग नहीं सोच पा रहे हो। क्वेश्चन बताने का इसमें ऐसा नहीं कि मैं क्वेश्चन, बट इसमें ये भी तो सोचना कि क्वेश्चन में ऐसा क्या है जो कि नहीं सोच पा रहे हो, क्लास में ऐसा क्या नहीं कराया गया है 41 में। तो 41 की बात करें अगर वहां पे हम लोग, इसमें क्या रहा था, Cl, 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 और यहाँ पे तुम्हारा Cl। और इसमें देखना है कि नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करना है इसमें। तो नंबरिंग जो स्टार्ट करती है क्या रहा है इसमें, तीनों को ये सबसे मेन चेंज तो यही है इसमें। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करना है, ये क्लोरो आ रहा है यहाँ पे है, और इसमें क्या होगा, ये डाइक्लोरोमिथाइल और ये ट्राइक्लोरोमिथाइल। तो क्लोरो सी पहले आता अल्फाबेटिकली, दैट मीन्स यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको। क्लियर है, यहाँ पे है कि क्लोरो अल्फाबेटिकली ज्यादा, तो ये आगे आ रहा है यहाँ पे है, दैट मीन्स यहाँ से स्टार्ट करते हैं। डी आएगा ना पहले? हाँ बताओ, डी आएगा ना डाइक्लोरो? देखते हैं उसके बाद क्या रहेगा। उसके बाद फिर यहाँ पे ये नहीं, अब यहाँ पे सी आ रहा है तो सी तो सबसे पहले आएगा। अब यहाँ पे ये डाइक्लोरोमिथाइल और ये ट्राइक्लोरोमिथाइल, यहाँ पे क्या देखोगे तो क्लोरोमिथाइल उसमें भी आ रहा है और क्लोरोमिथाइल इसमें भी आ रहा है यहाँ पे। ऐसे केस में फिर यहाँ पे हम लोग यहाँ से देखेंगे डाइक्लोरो आ रहा है, दैट मीन्स डी से यहाँ पे आएगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये डाइक्लोरोमिथाइल और ये ट्राइक्लोरोमिथाइल सबको सेम आ रहा है, तो फिर हम लोग यहाँ पे डी को प्रेफरेंस दे देंगे, यहाँ पे सी के बाद डी को और फिर ट्राई को। वैसे जनरली ट्राई ट्राई कंसीडर नहीं किया जाता है अल्फाबेटिकली, बट उसके अलावा कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं था। यहाँ पे हम लोग डाइक्लोरो इस टाइप से कंपेयर कर पाएंगे यहाँ पे। क्लियर है, और बाकी नंबरिंग हो गया तो आई थिंक अब इसमें कर सकते थे ऑप्शन चेक करके भी कि 1 क्लोरो दे रखा है 2 and 3 ऑप्शन में, 1 क्लोरो, 3 डाइक्लोरोमिथाइल, 5 ट्राइक्लोरोमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। चलो दोनों ऑप्शन है 2, 3 में। यहाँ पे डाई वाले को, हाँ बताओ, जो फर्स्ट ऑप्शन है वो कैसे इनकरेक्ट है? फर्स्ट ऑप्शन कैसे इनकरेक्ट है, तुम्हारा अगर फर्स्ट एंड 3 में अगर कंफ्यूजन है तो फर्स्ट एंड 3 में देखोगे कि जो हम लोग कोई नंबरिंग जो भी देते हैं, बट जब हम लोग नेमिंग कर रहे होते हैं तो हमेशा क्या करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सी पहले आता है, जो अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है उसको पहले लिखना है। तो सी पहले आता है, दैट मीन्स 1 क्लोरो। क्लियर है, यहाँ पे है तो 1 क्लोरो डाइक्लोरोमिथाइल, तो क्लोरो के बाद उसमें मिथाइल भी आ रहा है वहां पे, तो क्लोरो के बाद मिथाइल और इसमें ओ के बाद कुछ नहीं आ रहा है, दैट मीन्स वो अल्फाबेटिकली बाद में ही रहेगा। क्लियर है, यहाँ पे है ओ के बाद इसमें कुछ नहीं और ओ के बाद उसमें मिथाइल भी आ रहा है, दैट मीन्स ये यहाँ पे क्या रहेगा इसके, इसमें बाद में आएगा वो ऑर्डर में, ये क्लोरो पहले आ रहा है, तो अल्फाबेटिकली डिसाइड कर रहे हैं आप। एक मिनट वेट करो तुम लोग इसमें। हाँ चलो देखते हैं आगे इसमें। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया कैसे सोचना था, ये अल्फाबेटिकली ऑर्डर का था,
कि सी पहले आएगा यहाँ पे अल्फाबेटिकली। क्वेश्चन नंबर 40। हाँ बताओ। क्लोरीन के केस में ऐसा होगा क्योंकि हमने जब मिथाइल और इथाइल लिखा था तो डाई इथाइल पहले आता था मिथाइल। नहीं, वहां पे ये सी भी तो है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है तुम्हारा, सिर्फ क्वेश्चन है कि 1 क्लोरो और ये 3 में, तो डाई क्लोरो मिथाइल, और यहाँ पे क्या आ रहा है तुम्हारा क्लोरो। तो वैसे भी सोचोगे इसमें दो तरीका है यहाँ पे, क्लोरोमिथाइल और सिर्फ क्लोरो है। इस दोनों में अल्फाबेटिकली पहले किसको मानेंगे हम लोग, क्लोरो को, क्योंकि ओ के बाद यहाँ पे कुछ नहीं और ओ के बाद यहाँ पे एम आ रहा है, ये अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है यहाँ पे। क्लियर है, तो यहाँ से ये डिस्टिंग्विश हो जाता है, ये अल्फाबेटिकली पहले क्लोरो आता है, दैट मीन्स इसको पहले लिख रहे हैं यहाँ पे नेमिंग में। तो डाई कभी पहले आगे नहीं आएगा सी से, या क्लोरोमिथाइल आ रहा है, यही आगे रहेगा। क्वेश्चन नंबर 43। यस सर। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43। अब क्वेश्चन नंबर 43 में तुम्हें क्या डाउट है ये बताओ तुम लोग। इसमें बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डू नॉट हैव डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इक्वल टू बेंजीन। बेंजीन का डीयू कितना होता है, 4। एक रिंग है और 3 डबल बॉन्ड आते, डीयू 4। यहाँ पे चेक करना था किसका डीयू 4 नहीं आ रहा, क्लियरली दिख रहा है कि फोर्थ ऑप्शन में 3 ही पाई बॉन्ड है यहाँ पे है, और 3 ही पाई बॉन्ड है, दैट मीन्स ये क्या होगा यहाँ पे डीयू 3 ही रहेगा, यहाँ पे कोई रिंग नहीं है। तो आंसर यही आ जाता है इसमें। बाकी चेक करना चाहो तो फर्स्ट ऑप्शन में चेक करोगे इसमें, अब उतना कर सकते थे, एक रिंग है एक डबल बॉन्ड यहाँ पे आ रहा है, COCH3 लिखा गया, दैट मीन्स यहाँ पर C डबल बॉन्ड CH3 है वो, और COCl का मतलब क्या है, C डबल बॉन्ड Cl, उसको सोचना पड़ेगा तुम्हें खुद से। तो यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड और एक रिंग, इसका DU 4 आ पा, ये तो बेंजीन के बराबर ही है। सेकेंड में भी वैसे ही सोचते हैं, 3 डबल बॉन्ड एक रिंग DU 4। थर्ड वाले ऑप्शन में जो एसिड दे रखा है तो एसिड को स्टेप से ओपन करके लिखना था, COH C डबल बॉन्ड OH, या एक ही ऑप्शन है 4 तो क्लियरली दिख रहा है, पर ये ऐसा नहीं भी सोच पा रहे थे एग्जाम में। इसका भी DU 4, सिर्फ 4 का DU 3 आ रहा था यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 44 में तुम्हें क्या दिक्कत, इसमें बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट आइसोमेरिक रिलेशन फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स। इसमें बोला जा रहा है कि फर्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, चेक कर लेते हैं यहाँ पे क्या होगा। तो फर्स्ट में बोला जा रहा है कि फंक्शनल आइसोमर्स, तो वो फंक्शनल आइसोमर्स है फर्स्ट में, क्योंकि एक में क्या आ रहा है वहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसके सेकंड पार्ट में कौन सा ग्रुप है वहां पे ईस्टर, इसमें तुम्हारा क्या आ रहा है OC डबल बॉन्ड OH, ये तुम्हारा ईस्टर आ रहा है यहाँ पे, और फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया तो फंक्शनल आइसोमर, ये तो करना था इसमें, तो फर्स्ट करेक्ट है। सेकंड की बात करें उसमें, सेकंड में मेटामर्स आ रहा है, वो भी करेक्ट है वहां पे। ऑप्शन के अलोंग सेकंड ऑप्शन को चेक करोगे उसमें तो क्या आ रहा है OMe, और बाकी ये ET आ रहा है जो भी आ रहा है इसमें OCH2CH3, और इसमें यहाँ पे Me दिया गया है। इस ऑप्शन के अलावा कार्बन चेन इधर एक ही कार्बन इधर 2 कार्बन, दैट मीन्स रिलेशन मेटामर्स, ये भी करेक्ट है। थर्ड की बात करें, थर्ड में कौन सा आ रहा है उसमें, एक में अल्कोहल और एक में ईथर है, 44 में एक में अल्कोहल और एक में ईथर, तो क्या रिलेशन आएगा उसमें 44 के थर्ड ऑप्शन में, तो वहां पे रिलेशन एक अल्कोहल और एक ईथर है, रिलेशन क्या आ जाता है फंक्शनल आइसोमर, सही है बिल्कुल। ये तो ऐसा नहीं कि एक एक ऑप्शन को चेक कर रहे हैं, जहाँ पे तुम्हें ऑप्शन में कंफ्यूजन लग रहा है बट दूसरा का ऑप्शन क्लियर है यहाँ पे, तो जेई मेंस में तो सिंगल चॉइस है,
इसमें कहीं से भी तुम्हें कंफ्यूजन अगर आ रहा है कि एक ऑप्शन में, बट दूसरा ऑप्शन तुम्हें लग रहा है कि ये बिल्कुल जो क्वेश्चन बोला जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आ रहा है, तो थर्ड क्लियरली दिख रहा है कि वो मेटामर्स नहीं है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया, एक में अल्कोहल और एक में ईथर, वो मेटामर्स नहीं, वो फंक्शनल आइसोमर्स है। तो आंसर आ रहा था तुम्हारा थर्ड ए। 45 में बोला जा रहा है, which of the following is not the structural isomers of। देखो ऐसे क्वेश्चन तुमसे खुद हो जाने चाहिए यहाँ पे, बिल्कुल लॉजिकल पार्ट है, कुछ भी रटने वाला नहीं है यहाँ पे। फोर्टी फाइव, और फिर से पेपर होता है इस पे बेस्ड, तो फिर वही सेम गलती करोगे। इतना डिस्कशन का इंपॉर्टेंस ये है कि जब ये गलती अगर कर ली है, नेक्स्ट टेस्ट में वो गलती ना करो। सी डबल बॉन्ड OH, इसमें टोटल कार्बन कितना है तुम्हारा, इसमें 1 2 3 4 कार्बन, 2 ऑक्सीजन आ रहा है यहाँ पे, बाकी हाइड्रोजन को भी देख लोगे क्या रहेगा, काउंट कर लो। 3 2 + 2 7 और 8 H8, इसलिए स्टैचू लिखते हैं इसको यहाँ पे, H को पहले लिख लो, C4H8O2। अब यहाँ पे और DU कितना है इसका, DU भी क्या आ रहा है यहाँ पे 1। फर्स्ट में चेक करते हैं, तो फर्स्ट में कार्बन कितना आ रहा है तुम्हारा 4 कार्बन, 2 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी बैलेंस आ रहा है। मेनली कार्बन ऑक्सीजन को पहले काउंट करो, और DU भी क्या हो उसका 1, तो DU1 किसका नहीं आ रहा उस कंपाउंड्स में, चारों में से थर्ड ऑप्शन। थर्ड वाले का DU क्या है 0, और DU अगर 0 हो गया, DU डिफर कर रहा है, तो कभी भी उसका मोलिकुलर फार्मूला सेम नहीं हो सकता। उसका मोलिकुलर फार्मूला चेक करोगे थर्ड वाले का, तो कार्बन कितना है उसमें, कार्बन ही उसमें, वहां पे क्या आ रहा है 3 ही कार्बन है थर्ड वाले में, जबकि कार्बन कितना चाहिए 4, तो आइसोमर्स ही नहीं है वो, तो आंसर क्या आता है थर्ड तुम्हारा। इतना आसान क्वेश्चन अगर नहीं करते हो तब तो फिर मुश्किल है, ये सब क्वेश्चन हो जाने चाहिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 44 और 45 भी हो गया, 46। 46 में बोला जा रहा है कि व्हाट इज द इनकरेक्ट अबाउट द गिवन स्ट्रक्चर, क्या इनकरेक्ट है। अब देखो यहाँ पे इस केस में जो मेन चेन होगा यहाँ पे, ये क्या रहा तुम्हारा OCH3 OH, इस टाइप से। इसमें देखना है कि मेन चेन कौन सा होगा, तो मेन चेन जो OCH3 है तो कोई ग्रुप होता ही है हमेशा सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ पे फंक्शन ग्रुप OH है, सीनियर ग्रुप अल्कोहल है, ये मेन चेन का पार्ट बना, ये कार्बन, तो मेन चेन जो तुम्हारा आएगा ये मेन चेन आ जाएगा। तो डबल बॉन्ड अभी प्रायोरिटी किसको देते हैं हम लोग, पहले फंक्शनल ग्रुप को, मेन चेन तुम्हारा ये है इसमें, और ये पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूएंट्स, और इसके रिस्पेक्ट में किस पोजीशन पे आ रहा है यहाँ पे है 1 2 3, और ये नंबरिंग इसमें कहाँ से स्टार्ट करते हैं मेन चेन को 1 2 3 4, ये नंबरिंग आ जाएगा तुम्हारा मेन चेन का। क्लियर है यहाँ पे है, इस तरीके से सोचना था कि ये क्या रहेगा यहाँ पे, इस पूरे सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम 3 मिथॉक्सी फिनाइल, ये क्या रहेगा तुम्हारा 3 मिथॉक्सी फिनाइल, थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, तो चेक कर लो वहां पे IPS नेम ऑफ द कंपाउंड 3 मिथॉक्सी फिनाइल ब्यूटेन 2 ऑल करेक्ट है। DU कंपाउंड का क्या आ रहा है 4 है, बेंजीनिंग है, इन द कंपाउंड पेरेंट चेन इज बेंजीन, थर्ड तुम्हारा रॉन्ग है, मेन चेन ये तुम्हारा आ रहा है, बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट से। तो लॉजिक क्या था यहाँ पे कि जो सीनियर ग्रुप है जो अल्कोहल है, उस कार्बन को मेन चेन का पार्ट बनाना था, जिससे कि ये कार्बन OH ग्रुप कनेक्टेड है, ये मेन चेन रहा था। क्वेश्चन नंबर 47, 47 में which of the following molecule will not give glyoxyl as one of the product on inductive ozonolysis। अब glyoxyl क्या होता है, कॉमन नेम मैंने क्लास में करा रखा है, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, ये तुम्हारा क्या है इसमें कॉमन नेम, इसको क्या बोलते हैं ग्लाइऑक्सिल।
तो सब जो चारों ऑप्शन है उसमें ओजोनोलिसिस करके देखो वहां पे, इसमें ग्लाइऑक्सिजन नहीं मिल पा रहा। तुम्हारा फर्स्ट में भी ग्लाइऑक्सिजन मिल पाएगा, सेकंड में भी मिल पाएगा बीच वाले पार्ट से, थर्ड वाले में भी जो ऊपर है उसमें साइड चेन वहां से मिल पाएगा, तो फोर्थ वाले से तुम्हें ग्लाइऑक्सिजन कभी नहीं मिलेगा वहां पे। सबका करके बताया भी गया है वहां पे, जो तुम्हें पीडीएफ शेयर किया गया है। तो ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, इसका कॉमन नेम क्या होता है, ग्लाइऑक्सिजन। 48, 49, 48 में क्या लिखा होता है, फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स हैविंग सेम जनरल फार्मूला। इसका जनरल फार्मूला सेम आ रहा है, तो चेक करके देखो वहां पे। अब देखो यहाँ पे डी यू अगर सेम आ रहा है उसका, अगर डी यू सेम आ रहा है तो उसका जनरल फार्मूला भी क्या आता है वहां पे, सेम आ जाएगा इन जनरल, कंपल्सरी नहीं होता है वहां पे। तो फर्स्ट की बात करें उसमें, कैसे क्वेश्चन को कैसे काउंट करना था, कार्बन हाइड्रोजन निकाल करके जनरलाइज करना था उसको। तो फर्स्ट की बात करूं मैं यहाँ पे, C6H कितना आ रहा है वहां पे, C6H6। दूसरे वाले का क्या आ रहा है उसमें वहां पे है C7H कितना आ रहा है उसमें, H काउंट करो, कार्बन तो दिख रहा है 7 फर्स्ट का, उसमें काउंटिंग करोगे 4, 5, 6, 7, 8, C7H8। इसका जनरल फार्मूला क्या रहेगा यहाँ पे तुम्हारा, सब कुछ सेट कर सकते हो इसको। CnH2n-6, CnHn तो होता ही है, बट ये भी तो जनरल फार्मूला हो सकता है। मैं तुम लोग इतना पढ़ते हो, CnH2n-6 जनरलाइज करना, n का वैल्यू इसमें 6 पुट करो, तो कार्बन अगर 6 पुट करते हो, n का वैल्यू 6, हाइड्रोजन कितना आ जाएगा यहाँ पे 12। 6, और n का वैल्यू 7 पुट करते हो तो हाइड्रोजन कितना आएगा 8 आएगा सर। 8 आएगा। इस जनरल फार्मूले पे ये दोनों फिट बैठ रहा है, डेट में दोनों का जनरल फार्मूला सेम आ रहा है यहाँ पे। आई थिंक आंसर फर्स्ट ही रहेगा इसमें। क्लियर है यहाँ पे है, इस तरीके से सोचना, तो इसमें दिक्कत क्या था, सोच सकते थे एग्जाम में। अब देखो यहाँ पे सॉल्यूशन में दे भी रखा है कि कंपाउंड्स हैविंग सेम टाइप ऑफ एटम एंड सेम IHD। IHD का फुल फॉर्म क्या है, या HDI लिखा जाता है इसी को, HDI या IHD, हाइड्रोजन डिफिशियंसी इंडेक्स या इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी। अगर एटम सब कुछ सेम आ रहा है, सिर्फ कार्बन एटम ही आ रहा है और हाइड्रोजन एटम ही है, और उसमें डी अगर सेम आ रहा है तो डी से भी रिलेट कर सकते थे। बाकी सिंपली ऐसे भी याद रखना है, इसको जनरलाइज करके देख सकते हो मैथमेटिक्स लगा करके। क्वेश्चन नंबर 49। अब 49 में देखना था which of the following is not produced on reactive ozonolysis। अब ये क्वेश्चन किया जा सकता है, जितना भी डबल बॉन्ड है सबको ब्रेक करो और उसमें से देखना कि कौन सा प्रोडक्ट नहीं आ पा रहा, तो खुद से करना है वहां पे। इवन करके बता भी गया है सॉल्यूशन, हमारे पास जो पीडीएफ शेयर किया गया है, तो खुद से करना था उसको। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें वहां पे, which of the following is incorrect ऑप्शन ए इन द गिवन रिएक्शन सीक्वेंस। कौन सा इनकरेक्ट है वहां पे, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऑप्शन में दिया हुआ है उसका पहले कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन होगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनेगा। उसमें क्या करते हैं, डबल बॉन्ड को हटा देते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑप्शन में क्या करो, डबल बॉन्ड को हटा दो, और जैसे डबल बॉन्ड को हटाओगे यहाँ पे ये तुम्हारा आ जाएगा। अब इसमें बोला जा रहा है कि यहाँ पे 3 मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट, तो 3 मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट मिल पा रहा है यहाँ पे, क्या चेक करो इसमें। इनकरेक्ट बोला जा रहा है, इनकरेक्ट क्या है यहाँ पे, इसमें तो 1, ये 3 डिग्री और ये 2 डिग्री और ये 2 डिग्री सेम टाइप का आ रहा है। इसमें तो 3 ही मिल पा रहा है, 3 डिफरेंट
मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। बी ऑप्शन का जब कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करोगे तो इसमें सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें टोटल कितना मिलेगा तुम्हें मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट, चेक करके बताओ इसमें। और यहाँ पे पहले मोनोक्लोरिनेशन ये कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करना था और फिर डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन काउंट करना चाहिए, 1 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री। तुम लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो प्रॉपर, जितना करना चाहिए। जब तक तुम लोग आए भी थे अलग से मिलने के लिए, यहाँ पे सारे टीचर्स है, तुम्हें बताएगा कि मिनिमम लेक्चर तुम्हारा 6 आवर का होता है। अगर इसके अलावा मिनिमम तुम्हें 6 आवर करना पड़ेगा, बाकी ये 6 से ज्यादा करो, 7-8 आवर करते हो यहाँ पे सेल्फ स्टडी, तब तुम्हारा रिवीजन भी प्रॉपर हो पाएगा और फिर जो तुम्हारा होमवर्क मिलता है वो भी प्रॉपर हो पाएगा। 7 आवर से अगर तुम कम पढ़ाई कर रहे हो तो कहीं ना कहीं तुम लैग कर रहे हो, रिवीजन नहीं हो पा रहा है या होमवर्क नहीं हो पा रहा है, तो तुम्हें सेल्फ स्टडी का टाइम बढ़ाना ही होगा, कोई ऑप्शन नहीं है अगर आईआईटी कॉलेज और एनआईटी कॉलेज तक पहुंचना चाहते हो, क्योंकि रिवीजन का भी उतना इंपॉर्टेंस है। तो ठीक है, इसमें क्या आ जाता आंसर यहाँ पे तुम्हारा, तो दैट मीन्स वही रॉन्ग है, बाकी ऑप्शन करेक्ट है उसमें। वहां पे क्वेश्चन नंबर 56, 57 दो और क्वेश्चन है उसमें, देख लोगे इसमें 2 मिनट में हो जाएगा वो भी। क्वेश्चन नंबर 56, तो 56 में बोला जा रहा है उसमें कि हाउ मेनी स्ट्रक्चरल क्लोरोब्यूटीन आर पॉसिबल। तो क्लोरोब्यूटीन आ रहा है उसमें, अब ड्रॉ करके दे भी दिया गया है कि कौन कौन सा है, नेम के साथ दे दिया गया है। अब तो समझ में आ जाना चाहिए कि कौन कौन सा स्ट्रक्चर है। तो क्लोरोब्यूटीन, अब देखो यहाँ पे क्लोरोब्यूटीन, जो ब्यूटीन जो वर्ड यूज किया गया है, तो ब्यूटीन में ये नहीं बोला कि कौन सा ब्यूटीन है, वो 2 ब्यूटीन या 1 ब्यूटीन, मुझे दोनों ब्यूटीन लेना होगा यहाँ पे, CH2 CH3, और दूसरा पॉलिटी क्या है इसमें, CH3 CH डबल बॉन्ड CH। अब इसी में H को रिप्लेस करके क्लोरीन ऐड करना था यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस H को हटा के एक यहाँ पे क्लोरीन ऐड कर दो, एक इस H को हटा के यहाँ पे क्लोरीन ऐड कर दो, डिफरेंट वर्ड मिल जाएगा। एक इस H को हटा करके यहाँ पे क्लोरीन ऐड कर दो डिफरेंट डिफरेंट केस में, और एक यहाँ पे ऐड कर देते, तो ये 4 डिफरेंट मिल जाएगा यहाँ पे। एक ही में सबको ऐड नहीं करना था, अलग अलग केस में, तो 4 केस यहाँ से आ जाता। और इसमें क्या करते हैं यहाँ पे, इस कार, अब यहाँ पे सिमेट्रिकल आ गया, यहाँ पे इस कार्बन पे ऐड करो एक H को हटा के क्लोरीन, या इस कार्बन पे एक H को ऐड करो, क्लोरीन को ऐड करो H को हटा कर, वो सेम टाइप का। और यहाँ पे ऐड करो या फिर यहाँ पे ऐड करो H को हटा करके क्लोरीन, हटाना किसको, हाइड्रोजन को। यहाँ पे क्या मिल जाएगा तुम्हें, 2 डिफरेंट टाइप, और इसमें 4 मिल जा रहा है डिफरेंट, दैट मीन्स आंसर क्या रहता है 6। यही तो करना था इसमें। और एक लास्ट क्वेश्चन 57 में बोला जा रहा है, तो 57 का सॉल्यूशन में ड्रॉ करके बताया गया है उतना। अब जब इतना बता दिया गया तब तो मैं भी वही ड्रॉ करूंगा, जो 7 ड्रॉ करके बताया गया है उसी टाइप से सोचना था तुम्हें। सोचना कैसे था वो मैं थोड़ा हिंट दे दूं यहाँ पे, कि C3FClBr, इसका DU कितना यहाँ पे है, बताओ, सोच के बताओ इसका DU। क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में सबको क्या मान लेते हैं हम लोग, एक हाइड्रोजन, इसका DU2 आ जाएगा। एग्जाम में जो सोचते तुम लोग, यहाँ तो अभी आंसर दिया गया तो ठीक है, एग्जाम में सोचने का तरीका यही था कि इसका DU2 है। अब अगर किसी को यही नहीं पता है तब तो फिर बहुत मुश्किल है। DU2 का क्या क्या मीनिंग होता है, या तो एक डबल बॉन्ड हो सॉरी 2 डबल बॉन्ड हो सकता है, 1 ring 1 double bond। 1 रिंग या 1 डबल, ये 1 डबल बॉन्ड इस टाइप से। बट क्वेश्चन में रिस्ट्रिक्शन बोला जा रहा है कि अल्काडाइन, दैट मीन्स 2 डबल बॉन्ड हो, और एक अल्काइन है, दैट मीन्स एक ट्रिपल बॉन्ड भी तो हो सकता है यहाँ पे। तो 2 डबल बॉन्ड या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड। अल्काडाइन बोल भी रखा है कि क्यू है, इतना डिफरेंट मिलेगा, और अल्काइन जो डिफरेंट मिलेगा वो पी। अब इसी में क्या करना था तुम्हें, कि C ट्रिपल बॉन्ड C
यहाँ पे एक F को रख लेते हैं और एक यहाँ पे क्लोरीन Br और आयोडीन। यहाँ पे जैसे क्लोरीन को रखे थे उसी तरह फिर क्लोरीन को यहाँ पे रखते क्लोरीन को इधर ले आ जाते हैं, तो यहाँ से तुम्हें 4 मिल जाता है। यहाँ पे क्लोरीन को रखते हैं, बाकी इधर ये रखते हैं, फिर ब्रोमीन को रखते हैं यहाँ पे, फिर आयोडीन को, तो 4 यहाँ से मिल जाता है। और उसके बाद फिर यहाँ पे क्या करते हैं, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C। अब यहाँ पे क्या करो, फ्लोरीन के साथ क्लोरीन को रखो, ब्रोमीन आयोडीन। फिर दूसरे केस में क्लोरीन के साथ ब्रोमीन को रख लो, इधर क्लोरीन आयोडीन। और तीसरे केस में यहाँ पे फ्लोरीन के साथ आयोडीन को रख लेते हैं और इधर फिर ब्रोमीन और क्लोरीन आ जाता है। यहाँ पे F के साथ Cl को रख लिए, F के साथ Br को रख लिए और F के साथ आयोडीन को रख लिए। ये क्वेश्चन तो इस टाइप से डिस्कशन में आ भी था, रिलेटेड डिस्कशन में। चलो ठीक है। हाँ, कुछ डाउट है इसमें? नो सर। चलो ठीक है। तो हम लोग, मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं है, बट ये है कि जब क्लास में हो चुका इस टाइप का क्वेश्चन, थोड़ा सोचना है वहां पे तुम्हें। और सेल्फ स्टडी का टाइम तो सबसे पहले बढ़ाओगे ही, कि मिनिमम 7 आवर से 8 आवर तुम्हें सेल्फ स्टडी करना ही होगा, जैसे तुम टाइम निकालो। अगर तुम्हारा टारगेट है कि IIT NIT तक पहुंचना है, ये मेहनत तुम्हें करना ही पड़ेगा। और ये कर सकते हो, जो होमवर्क दिया जाता है, जो रिवाइज करना वही तो करना है। चलो ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पीरियड टेबल का भी होमवर्क तुम लोग एक सेक्शन और कर सकते हो। शायद इस वीक में अब लेक्चर शायद नहीं है, तो सेक्शन डी भी कंप्लीट कर सकते हो पीरियड टेबल का। सेक्शन सी तक तो दिया गया था ही, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 तीनों पार्ट का, अप टू सेक्शन डी ये कंप्लीट करोगे। नेक्स्ट वीक में हम लोग पहले इसको डिस्कस करेंगे, देन आगे कुछ पढ़ेंगे हम लोग। ओके सर। यस Yes, सर। चलो ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं उसको। बाय सर। थैंक यू सर। ठीक है, बाय बाय सर। बाय।